हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोशिका यानी सेल के बारे में जिससे कि प्रकृति ने अर्थात नेचर ने नहीं बनाया है बल्कि इंसानों ने बनाया है। और ये कोशिका दुनिया की ऐसी पहली कोशिका है जो कि कृत्रिम है और साथ-साथ कृत्रिम होने के बावजूद ये बढ़ भी सकती है और ये अपनी संख्या भी बढ़ा सकती है। अब हम आज इसी कोशिका के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्पड सेल। तो आइए जानें स्पड सेल क्या है और इसके निर्माण से आखिर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे निजात पाई जा सकती है और जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो स्पट से इंसानों ने बना दी जिंदा कोशिका। बात करेंगे विस्तार से इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समग्र तैयारी चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराता है। ऑफलाइन मोड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रयागराज या लखनऊ शाखा से जुड़ सकते हैं। साथ साथ ऑनलाइन मोड की बात करें तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं। कुल 600 प्लस घंटों की कक्षाओं में आपके इस कोर्स को कवर किया जाएगा और कोर्स शुरू होने से 3 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार 3 साल तक इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि 2 वर्षों तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आपको निःशुल्क मिलती है, जिससे कि अपनी तैयारी को आप धार दे सकते हैं। बार बार अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर आप बढ़ सकते हैं। इसके लिए विस्तार से जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाइए और वहां पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए। वहां से आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। फिर भी मन में अगर कोई सवाल है तो कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर हमारी यही है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, पहले तो इस विश्वविद्यालय का नाम ही याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, मिनेसोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के द्वारा इस खोज को किया गया है, यानी कि इसको बनाया गया है, प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है। एक होती है प्राकृतिक सेल यानी कि नेचुरल जो कोशिका होती है, लेकिन इसको रसायन विज्ञान का उपयोग यहां पर किया गया है और साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने लैब में, प्रयोगशाला में इस कोशिका को बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के यहां पर वैज्ञानिकों ने। अब स्पड सेल इसका नाम है, स्पड सेल यानी कि एक प्रकार की सिंथेटिक कोशिका है। अब प्राकृतिक कोशिकाओं की तरह ही इसमें आप देखेंगे तो पोषण भी ये कर सकता है, यानी कि पोषक तत्वों की इसको जरूरत पड़ती है, संख्या इसकी बढ़ भी रही है और साथ साथ भविष्य में इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो निर्जीव पदार्थ है उस निर्जीव पदार्थ से लिविंग सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, लिविंग सिस्टम को विकसित किया जा सकता है। अब स्पड सेल की मुख्य विशेषताओं पर भी बात करेंगे तो दुनिया की पहली सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम कोशिका जो प्राकृतिक कोशिकाओं की तरह ही पोषण ले सकती है, अपनी संख्या बढ़ा सकती है। इस वजह से ये क्या है, ये विशेष है और ये तमाम संभावनाओं को जन्म देती है। अब यह उपलब्धि बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है और रसायन विज्ञान के जरिए जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस की एक बड़ी क्रांति इसको कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है उस पर आगे लेक्चर समाप्त होते होते आप समझ जाएंगे। देखिए, स्पड सेल को सबसे पहले हम समझते हैं, इसकी विशेषताओं को समझते हैं, तब बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, ये बढ़ भी सकती है पोषक तत्वों को लेकर और साथ साथ ये रेप्लिकेशन यानी कि अपनी प्रतिकृति बना सकती है। तो रेप्लिकेशन यानी कि अपने जैसा बना सकना और बढ़ना, ये दो चीजें जो कि नेचुरल कोशिकाएं, प्राकृतिक कोशिकाएं करती हैं। हालांकि ये पूरी तरह से जीवित कोशिकाएं नहीं है। अब कैसे नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि जब ये बढ़ भी सकती हैं, वृद्धि भी हो रही है इनमें, ये अपनी प्रतिकृति भी बना सकती हैं, तो फिर ये नेचुरल कोशिकाएं क्यों नहीं हुई? तो देखिए, इनको इसलिए नहीं है कि वो नेचुरल कोशिकाओं से कैसे अलग है, उस पर हम क्लासिफाइड तरीके से भी बात करेंगे, लेकिन सिंपल समझिए कि पोषण मिलेगा तो इनमें वृद्धि भी होगी, इनमें ये अपनी रेप्लिकेशन भी बनाएंगी, लेकिन वो पोषण इनको बाहर से दिया जाता है। ये स्वतः पोषण को लेने के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि पोषक तत्व और राइबोसोम जो है इनको बाहर से दिया जाता है। और साथ साथ अब प्राकृतिक कोशिकाएं हैं, उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए वो खुद कार्य करते हैं। आपकी शरीर अगर बीमार पड़ती है तो वो खुद उससे लड़ती है आपकी शरीर। अपशिष्ट क्षमता, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकालते हैं, इसका मतलब हमारी कोशिकाएं भी अपशिष्ट चीजों को बाहर निकालती हैं। लेकिन इसमें ये चीजें नहीं है, यानी कि इन्फेक्शन होने पर इन्फेक्शन से बचाव नहीं कर पाएगी और अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने की क्षमता इसके पास नहीं है। अब देखिए, सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है? सेल जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की अगर बात करें तो लगभग 37 ट्रिलियन सेल हमारे पूरी बॉडी में है। अब इनको
पोषण की जरूरत पड़ती है, यानी कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर पोषक तत्व इसको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को, स्पड सेल को पोषक तत्व तो बाहर से देना पड़ेगा। वहीं पर राइबोसोम की बात कर लें तो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम, पोषक तत्व भी इसको देना पड़ेगा। और राइबोसोम, जिसको कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल समझ लीजिए, वो भी इसको, स्पड सेल को बाहर से देना पड़ेगा। साथ साथ आपको बता दें कि ये अत्यंत सूक्ष्म बुनियादी ढांचा इसका आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या यहां पर बयां किया गया है, इसको भी हम समझाते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें तो स्पड सेल में विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाए गए हैं और इस सेल को वो प्रोटीन दो बराबर भागों में बंटने में मदद करते हैं। ये जो अपनी प्रतिकृति बनाता है वो क्यों बनाता है, क्योंकि विशेष प्रकार के प्रोटीन यहाँ पर फ्यूजन प्रोटीन जिसको कहा जाता है, दो अलग अलग प्रोटीनों को जोड़कर बनाए गए जो फ्यूजन प्रोटीन होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उस प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ा दी जाती है, जिससे कि इसकी जो सेल है वो जल्दी बड़े होने लगती है, तेजी से वो डिवाइड होने लगती है। इसीलिए ये वृद्धि भी इसमें होती है और ये तेजी से डिवाइड भी होने की क्षमता रखता है। साथ जीनोम बेस की भी हम बात करेंगे। यहां पर अगर देखेंगे तो सामान्य जो कोशिका होती है, जो नेचुरल कोशिका होती है, उसमें अगर हम देखें तो साइटोस्केल्टन एक होता है। साइटोस्केल्टन क्या होता है, यानी कि सेल के भीतर मौजूद मौजूद प्रोटीन का एक ढांचा होता है। अब इसका उपयोग यहां पर नहीं होता है, यानी कि स्पड सेल में साइटोस्केल्टन का उपयोग नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन, जो फ्यूजन प्रोटीन है उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, इसका विभाजन होता है और इसकी प्रतिकृति बनती है। जीनोम बेस की बात करेंगे। जीनोम बेस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि यहां पर जो जीनोम बेस है वो केवल 90 किलो पेपर बेस है। 90 किलो किलो बेस पेयर है, क्षमा करिएगा, 90 किलो बेस पेयर है। और जबकि अगर सामान्य रूप से आप देखेंगे तो जीनोम बेस जो मानव शरीर में जो सामान्य नेचुरल कोशिका पाई जाती है उसमें जो जीनोम बेस होता है वो 30 लाख किलो बेस पेयर होता है। तो यहां पर उसकी तुलना में ये काफी छोटा है, इस बात को भी हम समझेंगे। अब देखिए जीनोम क्या होता है, जीनोम में ही जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है, जीनोम में होती है। और यहां पर जो जीनोम की साइज होगी वो बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको समझना आसान है। तो ये किसकी खास बात है। अब इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए अलग अलग प्लाज्मिड में विभाजित होता है। ठीक, इसमें 7 अलग अलग प्लाज्मिड में डीएनए विभाजित होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये स्पर्श सेल है और इसमें 7 अलग अलग प्लाज्मिड में डीएनए विभाजित आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो और आसान करके समझते हैं। देखिए जो जीव कोशिका होती है उसमें सारी आनुवांशिक जानकारी कहां होती है, डीएनए में होती है। तो डीएनए में क्या होता है, सारी आनुवांशिक जानकारी, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है। और जो क्रोमोसोम से अलग होता है, यहां पर प्लाज्मिड होगा। ठीक, देखिए सामान्य रूप से डीएनए में होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये जानकारी एक छोटे से हिस्से में होती है, यानी कि प्लाज्मिड में होती है। एक छोटा गोलाकार डीएनए होता है, यानी कि डीएनए में अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्र में होता है, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड यानी कि उसका एक छोटा हिस्सा, छोटा गोलाकार डीएनए होता है। तो उसमें ही यहाँ पर 7 अलग अलग हिस्से में ये इंफॉर्मेशन होता है। तो इसमें इससे क्या होता है कि प्लाज्मिड में होने की वजह से इसमें जीन में जोड़ या घटाव भी किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये प्लाज्मिड बहुत सहायक होते हैं। एक ये सारी जो खूबियां हैं इसको विशेष बनाती हैं। देखिए और स्पष्ट यहाँ पर समझते हैं कि प्राकृतिक कोशिकाएं जो होती हैं, नेचुरल कोशिकाएं जो होती हैं, वो विभाजन के लिए आंतरिक ढांचे यानी साइटोस्केलेटन का उपयोग करती हैं, जो कोशिका को अंदर खींचकर अलग करता है। लेकिन यहाँ पर स्पड सेल में क्या होता है, ये विशेष प्रोटीन झिल्ली पर बाहरी दबाव बनाकर कोशिका को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर फ्यूजन प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ये एक तो अंतर हो गया सामान्य कोशिका और इसमें स्पड सेल में। दूसरा अंतर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्पड सेल में आपको 90 किलो बेस जो पेयर है वो दिखाई देता है, यानी कि बहुत कम है। केवल उन जीन्स का समूह है जो जीवन का सबसे बुनियादी प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। जबकि अगर मानव जीनोम की बात करें तो 30 लाख यानी कि 3 मिलियन किलो बेस पेयर जो होता है, अब ये बहुत जटिल होता है। अब ये बहुत छोटा होने के कारण इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक, दूसरा अंतर ये हो गया। और स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि प्राकृतिक कोशिका, नेचुरल कोशिका में पोषण के अस्तित्व की बात करें तो पूरी तरह से फ्री होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, खुद पोषण वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पोषण बाहरी पोषक तत्वों और राइबोसोम जो है डिपेंड करता है, यानी कि बाहर से इसको पोषण देना पड़ता है।
विभाजन की बात करें तो प्राकृतिक कोशिका साइटोस्केलेटन द्वारा विभाजित होती है, जबकि यहाँ पर झिल्ली के दबाव द्वारा, जो कि आप बताया गया प्रोटीन फ्यूजन प्रोटीन के द्वारा। यहाँ पर अगर देखें तो नेचुरल कोशिका में संक्रमण इन्फेक्शन से बचाव में वो खुद सक्षम होती है, जबकि अगर देखें स्पर्ड सेल में तो संक्रमण से बचाव की यहाँ पर इसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है। अपशिष्ट प्रबंधन भी देखें तो स्वतः अपशिष्ट का निष्कासन नेचुरल कोशिका प्राकृतिक कोशिका कर देती है, लेकिन यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकालने में यह अक्षम होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि स्पर्ड सेल में नहीं है। बावजूद इस केस को मेडिकल साइंस की बड़ी क्रांति क्यों कहा जा रहा है, जब इतनी ज्यादा यहाँ पर अभी दिक्कत है फिर भी इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, उसको कहे जाने के पीछे भी कारण है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिंथेटिक सिस्टम है उसमें जीवन जैसी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। अब वो ऐसी जीवन जैसी प्रक्रिया है जिसको कंट्रोल भी किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, क्योंकि डिजाइन किए गए छोटे जीवित सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि जो मेडिकल साइंस में नई थेरेपी और नई दवा जो है उसका विकास हो सकता है। जैसे प्रोग्रामेबल सिंथेटिक सेल जो होगा, यानी कि सिंथेटिक सेल जो कि एक काफी छोटी इकाई यहां पर आपको दिखाई दे रही थी, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड में डिवाइड है और प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ मेडिकल साइंस जो है वो प्रोग्रामेबल सिंथेटिक सेल्स को बना सकता है, और इसमें यानी कि ये मान लीजिए जैसे कि किसी भी कंप्यूटर में हम कोई चीज प्रोग्राम करते हैं तो विशेष चीज को टारगेट करके करते हैं, तो यहां पर भी अगर कैंसर का इलाज करना है मान लीजिए, ठीक, तो ये जाएगा और सिर्फ वहां पर कैंसर जो सेल्स हैं केवल उनकी पहचान करके उनको ही टारगेट करेगा। कीमोथेरेपी में जो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है उस चीज से बचा जा सकता है, या डायबिटीज में भी ये उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामेबल सिंथेटिक सेल्स बनाकर इसका इस्तेमाल कैंसर जैसे रोग जो हैं उनको ठीक करने में किया जा सकता है। इसके अलावा बायो रिमेडिएशन यानी कि सफाई और सुधार, जैसे कहीं पर मान लीजिए तेल रिसाव हो गया, ठीक, तेल रिसाव हो गया, या कहीं पर प्रदूषक बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है, उसको साफ करने के लिए यानी कि बायो रिमेडिएशन यानी कि सफाई करने के लिए, सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक और पारा जैसे प्रदूषकों को तोड़ने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये खोज साबित होने वाली है, और साथ साथ यहाँ पर रिसर्च करके जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी समझा जा सकता है। पहली जीवित कोशिका का निर्माण कैसे हुआ उसको भी समझा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो एक ये ऐसी सेल है जो कि सामान्य जो प्राकृतिक सेल की जटिल संरचना है उसकी बजाय उसका एक छोटा सैंपल है जिसमें कि आप आवश्यकता अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आसान भाषा में ये समझिए कि उससे आप तमाम रोगों का इलाज भी कर सकते हैं, उससे नए रिसर्च भी कर सकते हैं, और उससे आप उसमें ऐसी चीजें करके हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोग्रामेबल सिंथेटिक सेल का इस्तेमाल करके टारगेटेड रोग को आप उसको असाध्य रोगों को भी साध्य बना सकते हैं। तो ये था कुल मिला के ये दुनिया को बदलने की इसमें असीमित संभावनाएं हैं, इसीलिए मेडिकल साइंस की एक बड़ी क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यानी कि सटीक थेरेपी, भविष्य की उन्नत दवा का विकास, ये भी हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के तहत औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोग्रामेबल सिंथेटिक सेल्स का निर्माण भी हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे खतरनाक रसायनों को नष्ट करने के लिए बायो रिमेडिएशन जो कि शुरू में ही आपको बताया गया, और बायोलॉजिकल रिसर्च के तहत कोशिका के बुनियादी व्यवहार और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को गहराई से समझने में भी ये योगदान देगी। ठीक, अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। स्पर्ड सेल का विकास किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है, इसका जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा या MIT। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ आपको बता दें कि सुबह 9 बजे मंडे से सैटरडे तक आपके लिए हम लाइव सेशन लेकर आते हैं जो कि डेली के न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर होता है। तो उस प्रोग्राम से जुड़िए, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।